जैसे हमने देखा कि मुंज का जो दरबारी कवि थे उसमें से थे धनंजय, 10 रूपक किताबें लिखी उसने, और पद्म गुप्त जो कि 9 सांख्य चरित्र की रचना की पद्म गुप्त ने। उसका जो नेक्स्ट उसका कोर्ट पोएट था जिसका नाम हलायुग। वो कौन सी किताबें लिखी? अभिनंदन, रत्नमाला। और जो नेक्स्ट इसके 4th नंबर के थे इनके कोर्ट पोएट, उसने जो किताबें लिखी थी यश रूपाव लॉक, ये किताबें लिखी। सो मैंने यहाँ पे क्या क्या नेमिंग वाइज दिया है। नेमिंग वाइज मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको रिवीजन करने के टाइम पे इजी हो सके कि आपने याद रखोगे, हाँ हमने मुंज के बारे में पढ़ा था, और मुंज के बारे में हमने जो पढ़ा था उसके कितने थे? 4 कोर्ट पोएट थे। पहला था इनका धनंजय, पद्म गुप्त, उसके बाद हलायुग, नेक्स्ट था इनका 4थे नंबर पे दैनिक। तो आपको रिवीजन करने में बड़ा अच्छा रहेगा जब मैं नंबरिंग सिस्टम कर देता हूं, ताकि कि आपको 1 2 3 करके आपको याद रख पाएंगे। जब भी आपको रिवीजन करेंगे तो जब आपका नाम लेंगे 1 2 3 करके, जब आपको 1 या 2 छूटेगा तो फिर आपको पता चलेगा कि आपने किसी का नाम मिस कर रहे हैं या फिर आपको पूरा ही याद है। उसके बाद अगला है ही वॉज हिमसेल्फ कॉल्ड कवि वरिश। अपने आप को वो कवि वरिश कहा करते थे, मुंज। नेक्स्ट है ही वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग अमंग परमार डायनेस्टी। ये परमार डायनेस्टी में महान शासकों में से एक, ताकतवर राजाओं में से एक थे। ये बहुत शक्तिशाली राजाओं में से एक थे परमार डायनेस्टी का। उसकी हम बैटल की बात करते हैं, युद्ध की बात करते हैं। इसका युद्ध है, एक तरफ थे मुंज, दूसरा तरफ था तैलप, रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। जब मुंज ने इसे 6 टाइम्स, लगभग 6 बार उसने, जब इसकी लड़ाई हुई थी, तो क्योंकि मैंने आपसे पहले ही मैंने कहा था कि जो राजपूत डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो आपस में उनके संबंध अच्छे नहीं रहा करते थे। उनके आपस में युद्ध हुआ, रेगुलर उनके आपस में कहीं ना कहीं युद्ध हुआ करते थे। तो उसी हिसाब से मुंज ने किसको? तैलप को। तैलप कौन था? गुजरात का, मतलब सॉरी, रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी का। लगभग मुंज ने तैलप को कितने बार हराया? 6 बार हराया है। जब 7वीं बार आई, जब नेक्स्ट 7वीं, अगला जो 7वीं बार की जो युद्ध था वो क्या क्या, ये किस्मत का घड़ी उल्टा घूम गया। ये क्या कहता है? तैलप जीत लेता है और मुंज हार जाता है। जैसे ही मुंज यहां पे हारता है, तैलप क्या करता है? मुंज को जान से मार देता है। इवन जहां तक के मुंज जितने बार तैलप को हराता तो उसको मारता नहीं था। ओके, ये है प्रबंध चिंतामणि। ये प्रबंध चिंतामणि है, मेरुतुंग ने ये किताब लिखी थी। तो ये जो बैटल ऑफ मुंज है, मुंज ने जो जो लड़ाई करी थी, इसकी जानकारी हमें इसी प्रबंध चिंतामणि से हमें मिलती है। तो मुंज डिफीटेड द तैलप। तैलप कौन था? रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी का एक शासक था। अबाउट 6 टाइम, लगभग 6 बार उसने किसे हराया? मुंज ने तैलप को हराया। और बट नेक्स्ट 7th टाइम, अगले जो 7वीं बार की जो युद्ध हुआ, वॉज डिफीटेड बाय द तैलप ने हरा दिया। किसको हरा दिया? मुंज को हरा दिया। नियर बैंक ऑफ गोदावरी, गोदावरी नदी के किनारे जब एक युद्ध, 7वीं बार का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में तैलप ने किसे? तैलप गेव डेथ पेनल्टी टू मुंज। मुंज को क्या? मौत के घाट उतार देता है। पहले इसे बंदी बनाता है, आफ्टर डेथ उनको मार देता है। बात हो जाती यहां पे खत्म। और एक इसका जो रहता है मुंज का, एक तरफ रहता है और दूसरी इसकी जो लड़ाई रहती है, एक तरफ रहता है मुंज, दूसरा तरफ रहता है युवराज। युवराज सेकंड। ये युवराज सेकंड है किसका? कालचूरी डायनेस्टी का। कालचूरी डायनेस्टी का रूलर रहता है। मुंज क्या करता है? युवराज को भी हरा देता है। सो इनकी जो बैटल रही मुंज का, एक तैलप के साथ और दूसरा युवराज सेकंड के साथ। युवराज सेकंड का कलचुरी डायनेस्टी का शासक था।
तो मुंज किसको, युवराज सेकंड को भी हरा देता है। मुंज ने किसे, तैलब को 6 बार हराता है, लेकिन 7वां बार में ये मारा जाता है। उसके बाद जो रूलर बनता है, इन्हीं का भाई रहता है, मुंज का भाई, जिसका नाम रहता है सिंधु राज। सिंधु राज को जो टाइम पीरियड है वो 997 से लेकर के 1000 तक रहता है, इनका लगभग 3 साल। होता क्या है, सिंधु राज ही वॉज डिफीटेड द साउथ चालुक्य एंड कैप्चर्ड द लैंड एरिया विच वॉज लॉस्टेड बाय मुंज। होता क्या है, सिंधु राज वो सारे जो एरिया रहता है जो मंजू द्वारा खो दिया था। जब मंजू यहां से जब हार जाता है तो चालुक्य रूलर क्या करता है, उनकी जगहों पर कैप्चर कर लेता है। जब फिर मुंज का भाई सिंधुराज जब राजा बनता है, नेक्स्ट रूलर बनता है परमार डायनेस्टी का, वो जो मुंज के द्वारा जो जगह थी, तो जो उसने खो दिया था, हार गया था, तो उसमें से क्या करता है, ये फिर कैप्चर कर लेता है चालुक्यों से। चालुक्यों से फिर वो जमीनें वापस, सत्ता वापस ले लेते हैं जो कि मंजू ने खोए थे। और ये जो सिंधुराज क्या थे, सिंधुराज वाज ब्रदर ऑफ मुंज, मुंज का ये भाई था। अब आ जाते हैं कोर्ट पोएट की बात हम लोग करते हैं। तो सिंधुराज का जो दरबारी कवि थे उसमें साथ पद्मगुप्त भी थे। पद्मगुप्त यहां पर भी देखा आपने, पद्मगुप्त हमें यहां भी देखते हैं, क्योंकि वो कुछ जिस साल उसकी मृत्यु होती है उस साल कौन, मुंज मर जाता है, तो लेकिन ये राज दरबार जो राज कवि रहते हैं वो जिंदा रहते हैं। जो पद्मगुप्त है, नौ सहस्रांक चरित्र, इस बुक में लिखा, दिस बुक इंक्लूड हिज एक्सपेडिशन मैरिज विद शशि प्रभा। इसमें क्या है, सिंधुराज के बारे में लिखा गया है कि उसके युद्ध नीति के बारे में, युद्ध के बारे में, और साथ में इसी नौ सहस्रांक चरित्र में सिंधुराज के बारे में पद्मगुप्त लिखते हैं उनकी शादी के बारे में। सिंधुराज की शादी किससे होती है, शशि प्रभा से होती है। कौन थी, शशि प्रभा जो थी वो डॉटर ऑफ नाग डायनेस्टी किंग शंखपाल, क्या था, शंखपाल। तो शंखपाल की बेटी से कौन, सिंधुराज शादी कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट है, पद्मगुप्त आल्सो इंक्लूड द कैरेक्टर एंड स्टोरीज ऑफ महाभारत इन इट। और इन्हीं नौ सहस्रांक चरित्र में पद्मगुप्त कुछ महाभारत के कहानियां और उसके कैरेक्टर्स के बारे में भी लिखा जाता है, उसने मतलब लिखा था। ओके, अब आ जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ परमार डायनेस्टी, एंड दैट इज द राजा भोज। हम उसी राजा भोज की बात करते हैं जिसे कहा जाता है, कहां राजा भोज, कहां गंगुतेली। तो यही सीख के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। ये बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही स्कॉलर, विद्वान आदमी थे राजा भोज। जबकि किसका टाइम है 1000 से लेकर के 1053, लगभग 53 साल ये लगभग रूल करते हैं। सन ऑफ सिंधुराज, ये कौन थे, सिंधुराज का बेटा थे। उसके बाद ही वॉज ग्रेट रूलर, ये क्या थे, बहुत मतलब महान शासक, और साथ में ग्रेट स्कॉलर ऑफ परमार डायनेस्टी। ग्रेट स्कॉलर इसलिए कहा जाता है कि आप देखेंगे ये खुद राजा होकर के इसने कितने सारी किताबों की रचना की, कितने सारे किताब ये लिखे थे। और इवन किताबें नहीं बल्कि इसे आर्ट और एंड आर्किटेक्चर में क्या खूब कमाल किया इसने। ओके, ही वॉज ग्रेट रूलर एंड ग्रेट स्कॉलर ऑफ परमार डायनेस्टी के महान स्कॉलर, साथ में महान शासक के रूप में भी इसको जाना जाता है। कैपिटल, इनकी जो राजधानी थी, सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं, तो उसकी सबसे पहले प्रारंभिक दौर पर इनकी राजधानी कहां थी, उज्जैन थी। फिर बाद में कैपिटल इसने कहां बना लिया राजा भोज ने, धार नगरी या फिर धार कह सकते हैं इसको। ओके, अब इसके बाद एम्पायर एक्सटेंशन की बात करते हैं। इसका जो एम्पायर जो था कितना ज्यादा विस्तार किया हुआ था, तो इसका साम्राज्य का जो विस्तार कितना ज्यादा किया हुआ था, हम उसी के बारे में करते हैं। ये पीडी मैंने लिखा, पीडी मतलब परमार डायनेस्टी। जब परमार डायनेस्टी के नॉर्थ के तरफ वो चित्तौड़, वेस्ट में, पश्चिम में साबरमती नदी के किनारे, पूर्व में विदिशा, और साउथ में अपर कर्ण में। तो इनकी पूरा क्या साम्राज्य, इतना दूर दूर तक इनका साम्राज्य
फैला हुआ था। अब आ जाते हैं, ही डिफीटेड विद्यासागर ऑफ चंदेल डायनेस्टी। ये क्या करते हैं कि जाहिर सी बात है, जब ये अपना एम्पायर को एक्सटेंड करते हैं तो कई छोटे छोटे राजाओं को वो मात देते हैं, उसको हराते हैं। देन ही कैप्चर्ड ऑन हिज लैंड, देन वो वहां से क्या रूल करते हैं। तो उसने विद्याधर जो कि चंदेल का डायनेस्टी उनको हराया, साथ में गोंगे देव ऑफ कलचुरी डायनेस्टी, यही कलचुरी डायनेस्टी जिस कौन मुंजे ने हराया था, किसको, युवराज सेकंड के, इसी कलचुरी डायनेस्टी को वो रूलर था। तो किसको, गोंगे देव, कहा कलचुरी डायनेस्टी को राजा भोज उसको हराते हैं, जो कि कहा जबलपुर में था इसका। उसके बाद टाइटल एडॉप्टेड, क्या करता है यही राजा भोज, टाइटल एडॉप्ट करता है कविराज का, किसका, कविराज का। अब याद रखना, जो कविराज का जो टाइटल एडॉप्ट करने वाला परमार डायनेस्टी का रूलर कौन था, राजा भोज। अकॉर्डिंग टू एन अकबरी, अप्रोक्सीमेटली 500 स्कॉलर्स लिव्ड इन हिज कोर्ट। लगभग एन अकबरी जो कि अबुल फजल के लिखी हुई एक किताब थी, तो उस किताब में वो लिखे थे कि लगभग 500 स्कॉलर्स राजा भोज के यहां काम करते थे। लगभग उसके दरबार में लगभग 500 से ज्यादा क्या थे, लगभग 500 स्कॉलर्स हुआ करते थे। अब उनके हम बुक्स के बारे में बात करते हैं। इसका बुक्स इंपॉर्टेंट है, कई सारी किताबों में, कई सारे एग्जाम्स में इनकी कई सारे बुक्स के बारे में पूछा गया है। उनका बुक्स में है, ही वॉज लिटरेट, मतलब क्या होता है, साहित्यकार, रचना, मतलब क्या होता है, किताबों का लिखने वाला। एंड रॉट वेरियस बुक्स, उसने बहुत सारे किताबों को लिखा है। जैसे कि उसकी किताब का नाम है सम्रांगन सूत्रधार। सम्रांगन सूत्रधार एक किताब का नाम है जो कि राजा भोज लिखे थे, तो उसका रिलेटेड विद आर्किटेक्चर एंड द वास्तु शास्त्र। किनसे किताब रिलेटेड है, यह है आपका आर्किटेक्चर और साथ में वास्तु शास्त्र की। और इन्हीं किताब में इट इंक्लूड्स 83-85 चैप्टर्स। इस किताब में लगभग 83 से लेके 85 तक इसके चैप्टर्स थे। इन इट which describes about formation of buildings in the sense कि घर, बिल्डिंग्स कैसे बनाए जाए, और साथ में आइडल्स, देवी देवताओं की कैसे मूर्ति को बनाया जाए, और साथ में टेम्पल्स और मंदिरों का कैसे निर्माण किया जाए, उसके स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाए, तो उन्हीं को लेकर के इसने एक किताब लिखी। नेक्स्ट किताब है इसकी युक्ति कल्पतारो। इट इज ऑल्सो रिलेटेड द आर्किटेक्चर, ये भी किससे रिलेटेड थी, ये भी किताब थी आर्किटेक्चर से रिलेटेड। और नेक्स्ट किताब है इनका सरस्वती कंठाभरण, रिलेटेड विद द व्याकरण और अलंकार। जो हम व्याकरण और अलंकार जो हिंदी में पढ़ते हैं, उन्हीं से ये किताबें लिखी थी। एक कितना महान आदमी, उस वक्त भी जब कोई भी आदमी किताबें लेते हैं तो आपको वो कितनी सारी चीजों को वो सोचता होगा, इमेजिनेशन करता होगा, देखता होगा, देन कोई भी आदमी किसी किताब को लिख पाता है। और नेक्स्ट है, इनकी कई सारी किताबें हैं, तो इससे तो बहुत सारी किताबें लिखी थे, तो उसका सम मोर बुक्स आर, कौन सी किताबें हैं, जैसे कि उसका है चंपू रामायण, आदित्य प्रताप सिद्धांत, शरण गर्मा जारी, आयुर्वेदा, सर्वस रंगर, उसके पास था कर्म शतक, उसके बाद था भोज, चंपू, चारु, चर्च, और साथ में था इसका राजमाट, एंड उसकी किताबें थी योग सूत्रावती। ये इनके कुछ बुक्स का नाम है, इनको आप बारीकी से याद रखें। जो इनसे जो मोस्टली जो सवाल पूछे जाते हैं वो एमपीपीसीएस में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में इनसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, क्योंकि ये मालवा मध्य प्रदेश में ही था इनका डायनेस्टी, तो सो वहां से पीसीएस में ज्यादा इसके क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन ये आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत जरूरी है।
ओके, नेक्स्ट बात आ जाती है कोर्ट पोएट। इसके जो दरबारी कवि थे, इनके दरबारी कवि थे कौन कौन थे? चित्रक, देवेश्वर, चित्तक, विनायक, शंकर, धनपाल, भास्कर, भट्ट। ये क्या था? जो भी अगर यहाँ पे श्लोक बोला जाते थे, ये इतना मतलब विद्वानों का रिस्पेक्ट करते थे, ये ज्ञान को बहुत ही ज्यादा से ये इज्जत दिया करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। अगर उसके दरबार में कोई अगर कोई श्लोक बोलता था तो उनको लगभग वो लाखों स्वर्ण मुद्रा, गोल्ड का जो कॉइन्स रहते, लाखों गोल्ड कॉइन्स उसे दिया करते थे। वो इतना ही ज्यादा जो कि एजुकेशन को, शिक्षा को इतना ज्यादा वो महत्व दिया करते थे। और उनकी बात आ जाती है, उसके बाद हम फिर कुछ इनके कोर्ट पोएट तो हो गया, फिर इनके कुछ अलग से हम इनके बारे में कुछ और पॉइंट्स को जानते हैं। अभी हमने देखा कि राजा भोज के जो दरबारी कवि थे, हम उनके बारे में देखे। अब हम लोग देखेंगे कुछ और चीजें, जैसे कि उनमें से है इंस्क्रिप्शन, शिलालेख। दरअसल शिलालेख क्या होता है? शिलालेख का मतलब होता है वर्ड्स दैट आर रिटन या कट इन समथिंग। किसी भी चीज पर जब किसी शब्दों का, वर्ड्स का, या फिर किसी भाषाओं में जब किसी चीज को लिखना होता है किसी चीज पर, उसे हम इंस्क्रिप्शन या फिर शिलालेख कहते हैं। या फिर कट इन समथिंग, या फिर हम किसी चीज पर कट करके, मार्क लगा करके हम लिखते हैं। उस जमाने में था हमारा जो इंस्क्रिप्शन का कई सारे सोर्स था। पहला सोर्स ये था कि पहले वो एनिमल के स्किन पे लिखा करते थे, और दूसरा होता था कि कुछ कॉपर प्लेट्स पे लिखा करते थे। थर्ड वन इज दैट द पत्थर, कुछ पत्थरों पर लिखा करते थे, या फिर पत्थरों को डिजाइन करके इस तरह से कट करना ताकि ऐसा लगता है जैसे कुछ वहां पे लिखा हो। सो इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी चीज पर किसी चीज का लिखना, या फिर उसमें से कट आउट करके कुछ लिखा जाना। ओके, अब हम इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं। राजा भोज के इंस्क्रिप्शन, लगभग 12 ऐसे इंस्क्रिप्शन राजा भोज के थे जो कि इन जगहों में से मिले हैं। कुछ लगभग 12 ऐसे शिलालेख मिले हैं राजा भोज के जो कि इन सब जगहों में से मिला है। कौन कौन से वो जगह है? पहला है एक बांसवाड़ा, बेतमा, भोजपुर, देपालपुर, धार, कालवा, महोदी, मोदासा, तलुका, तिलवाड़ा, उज्जैन। ये महोदी और मोदासा, तलुका और तिलवाड़ा लगभग ये महाराष्ट्र के आसपास के जगह है। इन्हीं सारे जगहों में से शिलालेख मिली है, उनमें जो कि राजा भोज की जानकारी हमें मिलती है। इन्हीं जगहों में से शिलालेख या फिर इंस्क्रिप्शन मिले हैं। लगभग 12 इंस्क्रिप्शन ऐसे थे जो कि इन सब जगहों में मिले हैं। ऑल इंस्क्रिप्शन इशूड बाय द राजा भोज आर इन संस्कृत लैंग्वेज। जो कि जितने भी इंस्क्रिप्शन थे उसमें से क्या, कौन से भाषा में थे? वो थे संस्कृत भाषा में। और इंस्क्रिप्ट जो है, कौन से इंस्क्रिप्ट थे? वो थे नागरी इंस्क्रिप्ट में, उन सारे शिलालेखों में लिखी हुई मिली है। सम इंस्क्रिप्शंस फीचर अ फ्यू प्राकृत वर्ड्स, they are usually in form of copper plates that records land grant। कहते हैं जो भी शिलालेख हमें वहां से, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तरफ से जो भी जानकारियां मिली है, उन पे जितने भी शिलालेख थे उसमें लैंग्वेज का जो इस्तेमाल किया वो संस्कृत किया गया है। और जो इंस्क्रिप्ट है, इंस्क्रिप्ट वो हमारा कौन सा है? नागरी है। इन्हीं नागरी इंस्क्रिप्ट से हम जो आज हिंदी भाषा को जो प्रयोग करते हैं वो हमारा देवनागरी लिपि में है। देवनागरी जो लिपि है इन्हीं से ही आया है। और साथ में कुछ ऐसे प्राकृत वर्ड्स थे जो कि इन सारे इंस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा हुआ मिला है। वर्ड्स याद रखिएगा, वर्ड्स है ये। They begin with the auspicious सिद्धाम symbol and verses praising शिव। ये कहता है ये सबसे बड़ा कौन से भगवान के भक्त थे? ये शिव भगवान के भक्त थे। और साथ में जो भी ये मंदिरें बनाया करते हैं तो वो बिल्कुल कहता है सिद्धाम सिंबल के थे, जो कि कुछ नॉर्थ इंडिया, कुछ सेंट्रल इंडिया, थोड़ा सा नॉर्थ और साउथ इंडिया, वेस्ट और साउथ इंडिया में कुछ ऐसे जगहें थे जहां पे एक सिद्धम सिंबल जो कि टेंपल बनाने के यूज में आता था, वो बिल्कुल इसी सिंबल में बनाते, वो सिद्धम सिंबल था जिस हिसाब से वो मंदिरों का कंस्ट्रक्शन किया जाता था। ओके, अब हम लोग इसकी
राजा भोज की आर्किटेक्चर की हम बात करते हैं। राजा भोज स्टैब्लिश भोजपुर सिटी नियर भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी प्रेजेंट डेट में भोपाल है। भोपाल से ही कुछ दूर में एक उसने भोजपुर सिटी का निर्माण कराया और साथ में उसने एक भोजेश्वर शिव टेम्पल का भी निर्माण कराया। सो आर्किटेक्चर में आया, सबसे पहले मैंने बोला कि भोजपुर सिटी का निर्माण किसने कराया? राजा भोज ने कराया। कहां कराया? लगभग भोपाल के नजदीक में कराया। उसी भोजपुर सिटी में भोजेश्वर शिव टेम्पल का भी उसने निर्माण कराया। यही जो भोजेश्वर शिव टेम्पल में शिवलिंग है, इस शिवलिंग की हाइट लगभग 7.5 है, 7.5 फीट, लगभग 7.5 फीट उस शिवलिंग की ऊंचाई है। सोमनाथ ऑफ सेंट्रल इंडिया, इन्हीं भोजेश्वर शिव टेम्पल को भी सेंट्रल इंडिया का सोमनाथ कहा जाता है, जो सोमनाथ टेम्पल है वो गुजरात में है। इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिवलिंग, ये दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग में से एक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इन्हीं आर्किटेक्चर में से कुछ है त्रिभुवन मंदिर, त्रिभुवन टेम्पल, जो कि कहां है? चित्तौड़, आज के डेट में राजस्थान में है। ये मंदिर वहां पे बनाया। सो त्रिभुवन मंदिर किसने बनाया? राजा भोज ने बनाया। कहां बनाया? चित्तौड़ में बनाया। ओके, नेक्स्ट है भोजशाला। ये भोजशाला लगभग 1043, लगभग 1043 ईस्वी में राजा भोज ने बनाया। इसका जो आर्ट स्कूल, जो भोजशाला था, ये आर्ट स्कूल था। कहां? धार में। सो भोजशाला क्या था? एक आर्ट स्कूल था। कहां पे? धार में। कौन बनाया था? राजा भोज ने बनाया था। कब बनाया था? 1043, लगभग 1043 ईस्वी में बनाया। उसके बाद है भूमिज स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भूमिज स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। आप जैसे कि मैंने पहले मैं बता चुका हूं, ये बहुत बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे, इतने आर्किटेक्चर के बारे में कई सारी किताबें लिखी हैं। ओके, भूमिज इज द स्टाइल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, शिखर, टावर ऑफ श्रेन। ये कहता है जो कि नॉर्थ इंडिया की जो मंदिरें थी, तो नॉर्थ इंडिया के जो मंदिरें थी, तो उन मंदिरों का जो शक्ल था, शेप था, तो वो बिल्कुल भूमिज स्टाइल में बनाया गया था। और शिखर का मतलब होता है टॉप। आप ऐसे देखे होंगे कि अक्सर मंदिरें लगभग ऐसे होते हैं और ऊपर में जाकर के क्या होता है, बिल्कुल एक तरह का इस हिसाब से बन जाते हैं मंदिरों का, आपने देखा होगा। तो इन्हीं को बोलते हैं कि टावर ऑन टॉप ऑफ श्रीन। ऊपर में जाकर के क्या हो जाते थे वो, ऐसे मान लीजिए दो इसका पिलर पे बेस है, जो इनका जो टॉप था ना, टॉप ऐसे करके जाकर ऊपर में श्रीन होकर के सिकुड़ जाते थे, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं श्रीन। पार्टिकुलरली पॉपुलर इन टेम्पल्स, इसके जो कुछ पॉपुलर, फेमस, प्रसिद्ध जो इनके मंदिरें हैं वो वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ डेक्कन एंड मालवा रीजन इन इंडिया। लगभग इसके जो साम्रांगन बुक है, इसी साम्रांगन बुक में जिक्र किया है भूमिज स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। सो अगर कहीं आपका अगर पीटी का सवाल बनता है कि भूमिज स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कौन से बुक में से मिलती है, वो है साम्रांगन से मिलती है हमें। ओके, इनका जो पॉपुलर टेम्पल है वो वेस्टर्न इंडिया में है, नॉर्थ डेक्कन में है, और साथ में मालवा, तो इनका प्रसिद्ध, इसका तो होम टाउन ही था। तो और साथ में कुछ जो मालवा रीजन इन इंडिया, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान में इनके कुछ कुछ जगहों पे कुछ फेमस प्रसिद्ध मंदिरें हैं, जो कि मैंने जगहों का नाम बोल दिया। सोमनाथ टेम्पल, ये जो सोमनाथ टेम्पल है गुजरात में, उनका जो रिनोवेट कराया था, उसका मरम्मत करवाया था कौन? राजा भोज ने ही। जबकि जो मुस्लिम आक्रमण किया गया था, तो उस वक्त गजनी जो था, मोहम्मद गजनी, वो क्या कहते हैं, इनको तोड़ दिया था। उन्हीं का रिनोवेट, उन्हीं को ही रिपेयरिंग का काम कौन किया था? राजा भोज ने किया था। अब हम इसकी टेम्पल्स की बात करते हैं, मंदिरों की बात करते हैं। उसमें कुछ मंदिरें हैं, सुंदर, केदारेश्वर, सोमेश्वर, ये इनके मंदिरों का नाम है। तो फिर मैंने कुछ मंदिरें यहां भी बताए और मैंने कुछ टेम्पल्स मैंने यहां भी बताया, जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने उसको पॉइंट नोट करके मैंने आपको बता दिया। अब इनकी तालाब की बात करते हैं। इसने कुछ पॉन्ड
बनवाए थे, कुछ तालाबे बनवाए थे। जैसे भोजसार चित्तौड़ कहां, राजस्थान में है। भोजताल, भोजताल से नाम आपको पता चल रहा कि ये कहां, भोपाल में बनाया होगा। सो भोजसार चित्तौड़ में, भोजताल भोपाल में बनाया था। कल्चरल साइट्स, इसके कौन कौन कल्चरल साइट्स थे फेमस? उज्जैन, मांडू, विदिशा, शेरगढ़ जो कि धार में है, भोजपुर और महिष्मती सिंहासन। वो याद मत रखना, महिष्मती सिंहासन जो सिंहासन है, सॉरी, जो महिष्मती है, उज्जैन है, मांडू, विदिशा, शेरगढ़ एंड भोजपुर, ये ऐसे इनके फेमस कल्चरल साइट में से थे। कल्चरल साइट का मतलब ये है, देखिए इन सब जगह पहले से ही मौजूद थी। जैसे आज के प्रेजेंट के डेट में अगर आप दिल्ली भी अपने आप में एग्जिस्ट है, आप इंडिया के बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, जब इन सब बातों की बात करते हैं ना, दिल्ली इज द मोर डेवलप्ड। उसी तरीके से ये सब जगह तो थे ही है, लेकिन राजा भोज ने उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐसे एक्टिविटीज कराए, ऐसे काम कराए जिनको कि एक बिल्कुल एक सिटी के तरह, उस दौर पे हम सिटी कह सकते हैं, वो सिटी के तरह से इसको अर्बनाइज कर दिया था राजा भोज ने। सो इसके हम युद्ध की बात करते हैं, बैटल्स की बात करते हैं। इनका जो बैटल शुरुआत होता है 1020 ईस्वी में, राजा भोज डिफीटेड शिलाहार काशीदेव एंड कैप्चर्ड ऑन कॉन्कर ओडिशा। इसने क्या किया, सबसे पहले इसने लड़ाई किया शिलाहार काशीदेव से, जो कि जैसे ही राजा भोज क्या जीत जाते हैं, शिलाहार काशीदेव को हरा देते हैं, उसके बाद वो कॉन्कर जो कि ओडिशा में वो जगह को क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। नेक्स्ट की लड़ाई की मैं बात करूं, जो मैंने नंबरिंग सिस्टम दिया ताकि आपको याद रहे कि उसने लगभग कौन कौन से फेमस जो युद्ध थी उनको आपको याद कर सके। आप याद करने से क्या कर, रिकॉल आप करोगे, जैसे कि आप देखो, अच्छा सर ने हमें 1 2 3 4, इसका मतलब होगा अच्छा हमने 4 पढ़ा था। 4 में से अगर आप जब रिवीजन करोगे, जब आप करो 1 2, अच्छा हमने तो 4 पढ़ा था, हमें 2 ही है, इसका मतलब हम 2 मिस कर रहे हैं। तो जब इन तरह का आपको छोटे छोटे हिंट्स जब आपको आएंगे, तो आपको किसी भी एक सब्जेक्ट में आपकी पकड़ बहुत स्ट्रांग होने लगेगा, इवन की एवरी टॉपिक में। सो नेक्स्ट है 1019। सो 1019 ईस्वी में भोज डिफीटेड नरेश गंगदेव ऑफ कलचुरी डायनेस्टी। जो मैंने इससे पहले मैंने आपको बताया था कि राजा भोज कलचुरी के शासकों को भी हराया था, कुछ गुजरात के भी शासकों को भी इसने हराया था। तो जिनको वो पहले हराए थे, वही लोग मिलकर इनको ही हराया है। उसी तरह से आपको मैं बात करूं तो एक था क्या, नरेश गांगे, कहां, कलचुरी डायनेस्टी का शासक था। कि एक इसके अंदर राजा भोज के सोल्जर्स, इनके कुछ सोल्जर्स थे, 2 था, एक था गंगू, दूसरा था तेली। गंगू और तेली 2 इनके आर्मी का आदमी था, आर्मी में ही था राजा भोज का। ये क्या करता है, राजा भोज को धोखा देकर के ये नरेश गांगे के डायनेस्टी में जाकर के या फिर नरेश गांगे से जाके मिल जाता है। मिलने के बाद नरेश गांगे, गंगू और तेली तीनों मिलकर के राजा भोज से लड़ाई करता है, लेकिन उस लड़ाई में राजा भोज जीत जाता है। नरेश गांगे, गंगू और तेली ये तीनों हार जाता है। जब इसकी जीत होती है तो इन्हीं में मालवा में जो गंगू और तेली को नीचा दिखाने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए, तभी एक कहावत का शुरुआत हुआ। ये जो कहावत है, बोलते थे कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। जब आपने अगर ये बात आपने सुनी होती, इसकी शुरुआत यहीं से होती है, जो कि गंगू और तेली जो आर्मी थे इनके, सेना में थे, ये दोनों जाकर के मिल जाते हैं नरेश गांगे से, जो कि कलचुरी डायनेस्टी का शासक रहता है। लेकिन ये हार जाने के बाद मालवा के जो लोग थे, गंगू और तेली का मजाक उड़ाने के लिए तभी ये कहावतें निकाली थी, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। ओके, अब हम लोग थर्ड की बात करते हैं। 1047 ईस्वी में सोमेश्वर प्रथम, जो कि चालुक्य का रूलर था, और साथ में डिफीटेड राजा भोज एंड प्लंडर धार नगरी। अब यहां से इन कहानी में उल्टा हो जाता है।
कॉन्टिन्यूअसली ये दो तो जीत जाते हैं। हालांकि इसके बहुत सारे और भी युद्ध थे जो कि फेमस युद्ध हैं, इसीलिए क्योंकि आपने जो मैंने पहले बता दिया था कि राजपूत के डायनेस्टीज थे, उसमें तो कई सारे झगड़े तो होते रहते थे उसके आपस में। 1047 में सोमेश्वर प्रथम ने क्या किया, धार को कब्जा तो नहीं किया बल्कि उसको नष्ट किया, जलाया, इस पर नष्ट किया, उसको लूटा। यहां पर राजा भोज हार जाते हैं। 1047 ईस्वी में एक ऐसा रहता है परमार डायनेस्टी का, जो कि एक बहुत शोक का काल कह सकते हैं। एक विद्वान का जो लॉस्टिंग का जो है खोने का दर्द, इसी पीरियड में पूरे परमार डायनेस्टी को देखने को मिलता है। राजा लक्ष्मी कर्ण और सोमेश्वर प्रथम दोनों मिल जाते हैं। पहले तो वो तो थे ही, और साथ में एक राजा लक्ष्मी कर्ण, ये दोनों मिल करके इन्वेजन कर देते कहां, धार मालवा में, और दे डिफीटेड राजा भोज। यहां पे राजा भोज को उन लोग यहां पे हरा देता है, और इसी युद्ध में राजा भोज की मृत्यु हो जाती है। इसके मृत्यु के बाद ही इनका बेटा जयसिंह रहता है, तो वो भी क्या करता है, जैसे ही यहां से हारता है, इनके जो आने वाला जो जनरेशन या फिर डायनेस्टी के शासक रहते हैं, वो अपना जो राज्य जो उसने बनाया था, कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, खोना शुरू कर देता है। उनके आसपास के जो चालुक्य था और सब भी रूलर क्या करते हैं, उस पर कब्जा करना, उसके क्षेत्रों को कब्जा करना शुरू कर देता है। फिर उसी पीरियड में एक आता है उद आदित्य क्या करता है, इनका रिलेटिव ही रहता है राजा भोज का। उद आदित्य का जो पीरियड रहता है 1070 से लगभग 1086, जैसे कि मैंने देखा 1053 में ही जैसे मरता है, उसको पीरियड कितने साल का गैप हो जाता है। तो इस गैप में क्या करता है कि कई सारे जो चालुक्य का रूलर रहता है, उस पर कई सारे मालवा के क्षेत्रों में कब्जा कर लेता है। जब ये करता है तो ये फिर खोया हुआ जो साम्राज्य था, फिर उसको इकट्ठा करने के लिए ये क्या करते हैं, फिर से ये मालवा को मजबूत बनाने के लिए ये पूरा काम करना शुरू कर देते हैं। इससे रिलेटेड है कुछ आर्किटेक्चर एंड आर्ट्स। आर्किटेक्चर और आर्ट्स में पहला इसका टेम्पल है नीलकंठेश्वर टेम्पल। कहां पे है, उदयपुर विदिशा में। ये उदयपुर आपको राजस्थान वाला ना समझना। दूसरा है उदयेश्वर टेम्पल, उदयपुर ये भी विदिशा में है, दोनों वहीं पे है। सिद्धेश्वर टेम्पल देवास में है। इसको ऑल दिस टेम्पल्स आर कंस्ट्रक्टेड इन अ भूमिज स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। सो इन सारे जो तीनों टेम्पल है लगभग भूमिज स्टाइल में ही बनाया गया था, जो कि कौन, राजा भोज ने साम्रांगन जो किताबों में जो स्टाइल जो लिखी गई थी, किसको, आर्किटेक्चर किसी भी टेम्पल को बनाने के लिए, तो इन्हीं स्टाइल में बनाया गया था। उसके बाद चौथा की बात है ऊन टेम्पल खरगोन, बुद्धि मांडव धार, आशापुरी टेम्पल रायसेन, मोदी टेम्पल रायसेन, जमली धार। तो कुछ ऐसी चीजें थे, इसके बारे में हमने टेम्पल्स के बारे में देखे। फिर